कहानी की शुरुआत एक माहिर कार्गो पायलट डैन के साथ होती है। उसका विमान किसी मंझे हुए बाज की तरह रनवे पर उतरता है और अगले ही पल वह डैन अपनी पायलट की पहचान को पीछे छोड़ एक आम नागरिक की तरह टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। वहां उसकी नजरें किसी शातिर शिकारी की तरह एक खास विमान पर टिकी थी। उसने देखा कि विमान के आसपास कुछ गार्ड और स्टाफ मौजूद हैं जो उसके इरादों के बीच सबसे बड़ी दीवार थे। डैन का प्लान साफ था, उसे यह विमान चुराना था, लेकिन यह काम तब तक मुमकिन नहीं था जब तक उन लोगों का ध्यान कहीं और न भटका जाए। इसके लिए उसने एक छोटे टाइम बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिसे उसने बड़ी सफाई से पास रखे एक कूड़ेदान में डाल दिया था। फिर वह चुपचाप एक सुरक्षित दूरी पर चला गया और सही वक्त का इंतजार करने लगा। जैसे ही टाइमर पूरा हुआ, एक जोरदार धमाके की गूंज ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाके वाली जगह से आग की लपटें उठने लगी। सारे लोग उस तरफ भागे। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि यह सब सिर्फ एक छलावा था और इसी अफरा दफरी का फायदा उठाकर डैनी किसी साये की तरह उस विमान में सवार हुआ और उसे लेकर आसमान में रफू चक्कर हो गया। कुछ ही देर में वह प्लेन उसके असली मालिक के पास था और डैन का काम पूरा हो चुका था। आपका काफी कमेंट था कि आप डेली वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते। वह इसलिए क्योंकि मैं एक दूसरे डॉक्यूमेंट्री चैनल पर भी काम कर रहा हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन्हें भी डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो देखना पसंद है, एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। असल में डैन एक ऐसा पायलट था जो पैसों के लिए किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार रहता था। अगले सीन में हम डैन को अपने पुराने विमान की मरम्मत करते हुए देखते हैं। तभी वहां टोनी नाम का एक व्यक्ति अपनी व्हील चेयर पर आता है। टोनी को देखते ही डैन के चेहरे पर नफरत और कड़वाहट साफ झलक रही थी। इसके पीछे एक दर्दनाक अतीत छिपा था। कुछ साल पहले डैन अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक विमान उड़ा रहा था। वह दोस्त डैनी का ही बेटा था। किसी वजह से वह फ्लाइट क्रैश हो गई, जिसमें उसके दोस्त की मौत हो गई। डैनी ने इस हादसे का पूरा इल्जाम डैन पर डाल दिया, जिसके चलते डैन का पायलट लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। उसका आसमान में उड़ने का सपना छीन लिया गया था। डैन धीमे आवाज में टोनी से पूछता है कि आखिर उसका करियर तबाह करने के बाद अब वह क्या करने वाला है। इस पर टोनी की आंखों में लाचारी उतर आई। वह बताता है कि वह यहाँ अपनी बेटी एन के लिए मदद की भीख मांगने आया है। असल में एन एक डॉक्टर थी और फिलहाल कोलंबिया में खतरनाक जंगलों में कुछ गांव वालों का इलाज कर रही थी। टोनी चाहता है कि उसकी बेटी वापस लौट आए, क्योंकि उस पूरे इलाके पर ड्रग कार्टेल का कब्जा था। लेकिन एन किसी भी हाल में उन बेसहारा लोगों को छोड़कर आने को मना कर रही थी। टोनी जानता है कि अगर दुनिया में कोई एक इंसान है जिसकी बात एन सुन सकती है तो वह था डैन। लेकिन डैन साफ साफ उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। उसका मानना था कि वह पहले ही टोनी की वजह से अपनी जिंदगी का सब कुछ खो चुका है और वैसे भी उसने पिछले 4 सालों में एन की शक्ल तक नहीं देखी। पर टोनी उससे एक बार कोशिश करने की मिन्नतें करता है। जब डैन फिर भी नहीं मानता तो वह उदास होकर वहां से चला जाता है। इसी दौरान हम एन को उसी गांव में देखते हैं जहां कार्टेल के गुटों ने गांव वालों को परेशान कर रहे हैं। जब एन उनके खिलाफ आवाज उठाती है तो वे उसे उसके काम में दखल अंदाजी न करने की धमकी देकर चले जाते हैं। उधर डैन के दिल में किसी कोने में एन के लिए पुरानी भावनाएं अब भी जिंदा थी। काफी सोचने विचारने के बाद उसका दिल पिघल जाता है और वह एन को वापस लाने के लिए मान जाता है। अगले पल वह अपने विमान को इस लंबे और खतरनाक सफर के लिए तैयार करने लगता है। तभी टोनी फिर से वहां आता है और वह उसके साथ जाने का जिद करने लगता है। डैन जानता है कि व्हील चेयर पर बैठा टोनी इस मिशन के लिए बॉस से ज्यादा कुछ साबित नहीं होगा, इसलिए डैन उसे वहीं छोड़कर अकेले ही एन को ढूंढने निकल जाता है। एक अच्छे खासे लंबे सफर के बाद वह कोलंबिया के एक छोटे से एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वहां वह पोर्ट के मालिक से उस जंगल के बारे में जानकारी लेता है और उसे पता चलता है कि वह जगह इस वक्त बेहद खतरनाक है। यहाँ हर तरफ कार्टेल का राज चलता है। मालिक उसे वहां जाने से रोकता भी है, मगर डैन एन को सुरक्षित वापस लाने का फैसला कर चुका था। इतने में मेट्रो नाम का एक मेडिकल डॉक्टर जो डैन की सारी बातें सुन चुका था उसके पास आता है। वह खुद भी एक ऐसे पायलट की तलाश में था जो उसे उसी जंगल में ले जा सके ताकि वह गाँव वालों तक जरूरी दवाइयाँ पहुँचा
पहुंचा सके। शुरू में तो डैन मना कर देता है, पर जब उसे पता चलता है कि मेट्रो पहले ही एन से मिल चुका है तो उसका मन बदलने लगता है। तभी जिम नाम का एक व्यक्ति दवाइयों और जरूरी सामान का ढेर की सप्लाई लेकर पहुंचता है। मेस्ट्रो सारा सामान डैन के कार्गो प्लेन में रखवा देता है और उसी शाम वे दोनों उस अनजान और खतरनाक जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। विमान जब बादलों को चीरता हुआ कोलंबिया के घने जंगलों के ऊपर से गुजर रहा था, मेस्ट्रो ने गहरी आस्था से कहा, यह जरूर ईश्वर की ही कोई योजना है। उन्होंने आपको मुझसे मिलवाया ताकि हम उन बेसहारा गांव वालों तक मदद पहुंचा सकें। डैन के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कान तैर गई। उसने कॉकपिट के शीशे से बाहर देखते हुए कहा, डॉक्टर, ईश्वर आजकल पायलट से बात नहीं करता, सिर्फ पैसे करते हैं। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि न तो उसे भगवान से कोई विश्वास है और न ही आस्था जैसी चीज से। तो फिर तुम इस खतरनाक जंगल में बार बार अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो? डैन ने सीधा सवाल किया। मेस्ट्रो ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे किसी पुरानी यादों को महसूस कर रहा हो। क्योंकि मुझे तो यहाँ सुकून मिलता है जो शहर की भीड़-भाड़ और शोर में कहीं खो गया है। जल्द ही उन्होंने विमान को जंगलों के बीचों बीच घास के एक फटे हुए टुकड़े जैसे मैदान पर उतार दिया। जब वे दोनों आसमान लेकर गांव की तरफ बढ़े तो सामने का नजारा देखकर उनके कदम वहीं जम गए। कार्टेल के लोगों ने वहां हर तरफ तबाही मचा रखी थी। झोपड़ियां जल रही थी, सामान बिखरा पड़ा था और लोगों की आंखों में एक अनजाहा खौफ सा बसा हुआ था। तभी एन सामने आई और उसने मेस्ट्रो की सारी आप बातें सुनाई। पर जैसे ही उसकी नजरें उसके पीछे खड़े शख्स पर पड़ी, उसके मुंह से बस एक ही नाम निकला, डैन। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से वह सालों से नहीं मिली, वह आज इस नर्क में उसके सामने खड़ा है। डैन ने उसे बताया कि कैसे उसके पिता ने उसे यहाँ भेजा है ताकि वह उसे इस खतरनाक जगह से बाहर ले जा सके। मगर एन ने साफ इनकार कर दिया। उसकी आवाज में एक जिद थी, मैं इन लोगों को इस हालात में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसने डैन को वार्निंग भी दी, तुम्हारा यह प्लेन कार्टेल के लोगों का ध्यान जरूर खींचेगा और तब वे यहाँ और भी तबाही मचाने के लिए लौटेंगे। यह सुनकर डैन का सब्र जवाब दे गया। उसने जबरदस्ती एन का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर करने लगा। पर तभी गांव का मुखिया पीछे से आकर डैन के सिर पर जोर से लाठी से वार किया। डैन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब रात में उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। गांव का वही मुखिया उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो डॉक्टर, एनी हमारी जान है, हमें लगा कि तुम उसे कोई नुकसान पहुंचाने आए हो। उस मुखिया की आंखों में एन के लिए एक गहरा सम्मान और चिंता थी। माफीनामे के बाद मुखिया ने डैन के लिए एक दावत रखी। गांव के लोगों ने नाच गाकर उसका स्वागत किया। पर इसी जश्न के बीच डैन की नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो सबसे अलग उदासी में डूबा हुआ बैठा था। पूछने पर पता चला कि कुछ दिन पहले ही उस बच्चे के पिता ने एक लैंडमाइन पर पैर रखकर अपनी जान गंवा दी थी और उसके कुछ ही दिन बाद उसकी मां के साथ भी यही हादसा हुआ था। यह जानने के बाद उसका दिल उस बच्चे के लिए पसीज गया, पर वह चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। बाद में डैन और एन अकेले में बात कर रहे थे। डैन ने एक बार फिर उससे कहा, रुकने की असली वजह पूछी। एन ने शांति से जवाब दिया, मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इन लोगों की सेवा के लिए ही चुना है। यह जवाब डैन के गले नहीं उतरा। उसने तसल्ली से पूछा, तुम एक ऐसी चीज पर कैसे भरोसा कर सकती हो जिसे तुम देख तक नहीं सकती? पर उसका विश्वास मजबूत था और वह अपनी आस्था से डिगने वाली नहीं थी। अगले दिन वही हुआ जिसका डर था। कार्टेल के एक आदमी ने उस कार्गो विमान को देख लिया और फौरन अपने बाकी लोगों को इसकी खबर दे दी। इस बीच डैन और मेस्ट्रो बच्चों में तोहफे बांट रहे थे। तभी डैन की नजर फिर उसी उदास बच्चे पर पड़ी। इस बार डैन और एन दोनों उसके पास गए और उसे एक खिलौना देकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद एन ने अपने असली प्लान का खुलासा किया। वह गांव के सभी लोगों को यहाँ से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहता है ताकि वे कार्टेल के आतंक से बच सकें। यह सुनकर डैन के अंदर का पायलट जाग गया। उसने मदद की पेशकश करते हुए कहा,
मैं अपने प्लेन में आधे गांव वालों को एक बार में ले जा सकता हूं, पर एन ने इससे साफ इनकार कर दिया। वह किसी भी हाल में एक भी गांव वालों को पीछे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कार्टेल के लोग हथियारों के साथ गांव में घुस आए थे। उनका सरदार चिल्ला रहा था, कौन है उस प्लेन का पायलट? डैन जानता था कि वह किसी भी हाल में ये विमान उस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता। उसने मन ही मन उन्हें चकमा देकर सभी गांव वालों को यहाँ से निकालने का प्लान बना लिया था। इसके बाद हम मेस्ट्रो को देखते हैं, जो किसी साये की तरह छिपता छिपाता विमान के पास पहुंचता है। वहां तैनात गार्ड को एक पल के लिए चकमा देकर वह फुर्ती से कॉकपिट में घुस जाता है और विमान पर दोबारा कब्जा हासिल कर लेता है। इसी गहमा गहमी के बीच गांव वालों की सांसें तब अटक गई जब उन्होंने देखा कि वही अनाथ बच्चा खेलते खेलते उस जगह के बेहद करीब पहुंच गया जहां लैंडमाइन बिछी हुई थी। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो जाता। मौत उस बच्चे के बस कुछ इंच दूर थी, मगर तभी डैन किसी देवदूत की तरह आगे बढ़ा। उसने अपनी सांसें रोक ली और एक माहिर सैनिक की तरह बेहद सावधानी से कदम रखते हुए उस बच्चे तक पहुंच गया। उसने बच्चे को अपने गोद में उठाया और उतने ही सधे हुए कदमों में उसे सुरक्षित वापस ले आया। यह देखकर हर किसी की आंखों में डैन के लिए सम्मान और कृष्णा भर आई। इसके बाद उसने एक पल की भी बर्बादी नहीं की। वह सीधा प्लेन के पास गया और उसमें से अतिरिक्त ईंधन निकालने लगा। उसका इरादा साफ था, वह सभी गांव वालों को इसी विमान में ले जाना चाहता है और यह तभी मुमकिन था जब विमान का वजन कम से कम हो। पर तभी दूर से इंजनों की गर्जने की आवाज आने लगी। कार्टेल के लोग वापस आ चुके थे और इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि नफरत और बदले की आग थी। उन्हें पता चल चुका था कि उसके कुछ साथियों को मार दिया गया है। उन्होंने एक बार फिर प्लेन पर कब्जा कर लिया। उनका लीडर गांव के बीचों बीच आया और चिल्लाकर बोला, पायलट को बाहर निकालो। अगर तुम सब अपनी जिंदगी चाहते हो तो उसे कहो वह हमारे लिए वह प्लेन उड़ाए। लेकिन डैन के इरादे कुछ और ही थे। उसने छिपते छिपाते एक पुरानी जीप को स्टार्ट किया और उसे ऑटोमेटिक गियर में डालकर एक ढलान की ओर धकेल दिया। जीप खुद में खुद आगे बढ़ने लगी। सारे कार्टेल वालों का ध्यान उसी तरफ चला गया और अगले पल एक जोरदार धमाके में वह जीप आग के गोलों में तब्दील हो गया। यह एकदम सही मौका था। धमाके से पैदा हुई अफरा तफरी के बीच डैन बाकी गांव वालों के साथ विमान की ओर भागा। हर कोई एक एक करके डरा और उम्मीद के साथ विमान में चढ़ने लगा। डैन ने पूरी ताकत से इंजन को थ्रोटल दिया, मगर प्लेन इतना भारी था कि पहली बार में बस टस से मस नहीं हुआ। उसने हार नहीं मानी। वह हवा के सही रुख और सही पल का इंतजार करने लगा। इस बार कार्टेल के लोग लगभग विमान तक पहुंच चुके थे। तभी मेस्ट्रो एक दूसरी गाड़ी में बैठा और उसे पूरी रफ्तार से सीधे उन गुटों से जा टकराया। टक्कर से ठीक पहले मेस्ट्रो ने गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली और जब उसने धूल के गुबार के बीच से सिर उठाया तो उसके चेहरे पर दर्द के साथ एक गहरी खुशी थी। उसने देखा कि डैन का विमान आखिरकार जमीन छोड़कर आसमान में उड़ चुका था। डैन विमान को उड़ाकर सीधा एक सुरक्षित जगह पर ले आया, पर जैसे ही सब कुछ शांत हुआ उसने देखा कि इस भगदड़ में एन के हाथ में एक गहरी चोट लग चुकी है। उसने फौरन उसे इलाज के लिए भिजवा दिया। वहीं डैन की नज़र उस बच्चे पर पड़ी जिसकी जान उसने बचाई थी। उसके चेहरे पर एक सुकून थी कि उसकी एक कोशिश ने इन सभी मासूम को आने वाले खतरे से बचा लिया था। कुछ देर बाद डैन एन से मिलने आया, जो अब खतरे से बाहर थी। यह जानकर उसकी जान में जान आई, पर इस जीत और सुकून के बीच डैन के दिल में एक चिंता घर कर रही थी। मेस्ट्रो उसका दोस्त अभी भी उसी जंगल में फंसा हुआ था और कार्टेल के उन दरिंदों से छिपकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। डैन का दिल मेस्ट्रो की चिंता में डूबा हुआ था। उसने जिम से मदद मांगी, हमें वापस जाना चाहिए जिम, हम उसे वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। जिम ने अविश्वास के साथ देखा, कहा डैन पागल मत बनो। अब तक वे कार्टेल वे दरिंदे उसे मार भी दिए होंगे, लेकिन अब वह यह पुराना डैन नहीं था जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता था। उसकी आंखों में एक नई जिद थी, जब तक मैं खुद नहीं देख लूं तब तक हार नहीं मानूंगा। आखिरकार डैन के इस बदले हुए रूप और जबरदस्त इरादों के आगे जिम को झुकना ही पड़ा। इस बार फिर उनका विमान कोलंबिया के अंतहीन हरे समंदर के बीच चक्कर काटता हुआ आगे बढ़ा। वे किसी शिकारी बाज की तरह जमीन के हर कोने की छानबीन कर रहे थे, पर मेस्ट्रो का कोई नामो निशान नहीं मिला। तभी जंगल के बीच से एक साया भागता हुआ खुले मैदान की ओर आया। मेस्ट्रो, उसने विमान को देख लिया था। डैन ने भी उसे देख लिया। उसने जिम से कहा, विमान को नीचे ले जाओ।
डैन ने एक सही जगह देखकर विमान से छलांग लगा दी और कुछ ही पलों में मेस्ट्रो उसके साथ था। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। चारों तरफ से कार्टेल के लोगों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस बार डैन तैयार था। उसने फुर्ती से प्लेन से निकले हुए फ्यूल के कनस्तरों को खोला और तेल को जमीन पर फैला दिया। जैसे कार्टेल के लोग उसके करीब पहुंचे, डैन ने जलती हुई तीली उस पर फेंक दी। एक पल में आग की एक विशाल दीवार उन दोनों और मौत के बीच खड़ी हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर वे दोनों विमान की तरफ भागे, मगर तभी कार्टेल के लीडर ने उन पर निशाना साधकर गोली चला दी। एक चीख हवा में गूंजी। गोली मेस्ट्रो को जा लगी थी। डैन किसी तरह घायल उसे संभाला विमान के अंदर खींचने में कामयाब रहा। उसके हालात बहुत खराब थे। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए डैन का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया डैन, तुमने मुझे और उन गांव वालों को एक नई जिंदगी दी। अब मेरे पास घर जाने का समय आ रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ उसने डैन के हाथों में अपनी आखिरी सांसें ली। यह एक ऐसा पल था जिसने डैन को अंदर तक झकझोर दिया। मेस्ट्रो ने यह सब अपनी अटूट आस्था के दम पर किया था और आज उस आस्था की चिंगारी डैन के दिल में भी जल उठी थी, जो शायद अब कभी नहीं बुझेगी। अगले सीन में हम टोनी को देखते हैं जो डैन का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वह अपनी बेटी एन से मिलता है जो दरवाजे पर नजर गड़ाए मेट्रो का इंतजार कर रही थी। मगर जब उसे सच्चाई बताई गई तो वह मेस्ट्रो को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। उधर गांव के सभी लोग मेस्ट्रो को अपने दिलों में हमेशा के लिए बसा लिए हैं। उसकी सिखाई हुई बातें और उसकी कुर्बानी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। कहानी के अंत में हम टोनी को देखते हैं जिसने अब अपनी जिंदगी का एक नया मकसद ढूंढ लिया था। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह अब यहीं रुककर उसके सपनों का क्लिनिक बनाने में उसकी मदद करेगा। यह सुनकर डैन और एन के चेहरे पर एक सच्ची और सुकून भरी मुस्कान आ गई और इसी एक नई सुबह की शुरुआत के साथ इस कहानी का अंत हो गया। जाने से पहले सेकंड चैनल पर विजिट जरूर करें तथा पहला डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी आ चुका है। वीडियो कैसा है एक बार कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।